गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भारतीय संघ क्षेत्र जो अपना सब्जेक्ट था उसका टॉपिक कंप्लीट किया था, आज हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 नागरिकता। नागरिकता एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो वर्तमान समय में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। नागरिकता। नागरिकता भाग 2। आर्टिकल की यदि मैं बात करूं तो 5 से 11। नागरिकता आप सब जानते भी होंगे कि पिछले जो 6-7 महीनों से ये जो नागरिकता शब्द है ये बहुत हॉट इशू रहा है, जिसमें बहुत से विवाद इस पर उठे हैं। उन सब को हम आज डिस्कस करेंगे बारी बारी, एक एक चीज़। मीन्स नागरिकता मीन्स सिटीजनशिप। यदि नागरिकता के स्तर की बात करूं तो भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि ब्रिटेन और जो स्वीडन है वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता का मतलब एक तो देश की नागरिकता, पूरे भारत में एक नागरिकता, और यदि यहाँ दोहरी हो तो किसी स्टेट में यदि आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, तो प्लस में उसकी सिटीजनशिप। तो यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसके लिए केवल इकहरी नागरिकता की ही आवश्यकता होती है। इसलिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका और उन जैसे देश हैं उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसलिए यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, वहाँ आपको 4 ऑप्शन देंगे वो, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो इसमें आपको कहेंगे कि भारत में एकल नागरिकता, इस एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। जो नागरिकता शब्द है, मैंने जब आपको अनुसूचियां पढ़ाई तब मैंने बताया था, जब केंद्रीय अनुसूची में मैं आपको उदाहरण दे रहा था तो मैंने बताया था कि केंद्र सरकार को किस किस विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है। तो मैंने आपको 100 ऐसे सब्जेक्ट बताए थे, 100 सब्जेक्ट थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। उसमें नागरिकता भी केंद्रीय सूची का विषय है जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कानून का निर्माण केवल केंद्र कर सकती है। कानून को, केंद्र के द्वारा पारित कानून को राज्यों द्वारा लागू करना उनकी मजबूरी है, उनको यहाँ वो कानून लागू करने पड़ेंगे। तो ये थी नागरिकता के इकहरी और दोहरी नागरिकता के बीच का फर्क। जो संविधान का आर्टिकल 5 है, इसमें कहा गया है कि भारतीय संसद भारतीय नागरिकता को लागू करती है, अर्थात नागरिकता को लागू करने का अधिकार, जो नागरिकता को लागू भारतीय संसद करती है। भारतीय संसद को ये पावर है कि किस व्यक्ति को वो भारत की नागरिकता प्रदान करे, किस विधि द्वारा प्रदान करे, किस नियमों के द्वारा प्रदान करे, वो सब शक्तियां भारत की संसद के अंतर्निहित हैं। अब भारत के नागरिक कौन होंगे, विषय ये उठता है। जब भारत देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस समय 26 जनवरी 1950 को जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या तो भारत में रह रहा हो या उसके बाद भारत के अंदर जन्मा हो, वो सब भारतीय नागरिक माने जाएंगे। 26 जनवरी 1950 के जो जिस व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया हो, या फिर जो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में रह रहा हो, लगातार कंटिन्यूस, ये नहीं है कि वो रह के वो बीच में चला गया और उसके बाद उसकी नागरिकता वहाँ उस समय कंटिन्यू नहीं की गई थी। जो परमानेंटली इंडिया का रेजिडेंस था उसको सिटीजनशिप यहाँ प्रदान की गई। यदि मैं नागरिकता की 2-4 बात करूँ तो नागरिकता के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर भारतीय नागरिकता को प्रदान किया जाता है। यदि मैं बात करूं तो जन्म के आधार पर, जन्म के
आधार पर मैंने जैसे अभी बताया था, जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद या उससे पहले भारत के अंदर हो चुका है, वो भारत के नागरिक होंगे। इसी प्रकार दूसरे अधिनियम की बात करूं मैं, वंश के आधार पर, यदि आपके माता पिता के किसी भी एक नागरिक का जन्म यदि भारत के अंदर हुआ है तो उसके आधार पर आपको नागरिकता दी जाएगी। वंश के आधार पर माता या पिता के, वंश के आधार पर माता या पिता के। इसी प्रकार तीसरी मैं बात करूं तो पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर किस प्रकार से, मान लीजिए कोई इंडियन व्यक्ति है और वो विदेश की महिला से शादी करता है तो उसको भारत की नागरिकता देने के लिए पंजीकरण के माध्यम से आवेदन करना होगा, उसको उसके माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। विवाह वगैरह की स्थिति के अंदर उसको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। इसी प्रकार से देशीयकरण, देशीयकरण मतलब आप किसी विदेशी मूल के नागरिक हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, आप कनाडा के नागरिक हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के हैं, आप यूएसए के हैं, आप रशिया के हैं, तो आप भारत के अंदर आपको नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ेगा और उस नागरिकता के आवेदन के द्वारा आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त करेंगे, जिसमें कुछ नियम और शर्तें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके आधार पर आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी किसी भी विदेशी मूल के व्यक्ति को। इसी प्रकार मैं बात करूं तो भूमि विस्तार, भूमि विस्तार, इस भूमि विस्तार का मतलब क्या है, मान लीजिए भारत ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया, आज तक क्या नहीं है लेकिन आगे हो सकता है, तो उस जो दूसरा जो भारतीय संघ क्षेत्र, अर्थात जब मैंने आपको भारतीय संघ क्षेत्र पिछली वीडियो में पढ़ाया था तो उसमें मैंने अनुच्छेद 1 में ये बताया था कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि उनके बाहर का कोई क्षेत्र है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ क्षेत्र में जिसका उल्लेख नहीं है, यदि उसके क्षेत्र को भारत के अंदर मिला लिया जाता है और उसके जो नागरिक हैं वो स्वतः ही भूमि विस्तार के द्वारा भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे, स्वतः ही उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, स्वयं ही उनको नागरिकता दे दी जाएगी। उसके लिए कोई विशेष ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि वो भारत की प्रथम अनुसूची और भारतीय संविधान के धारा 1 में उल्लेखित जो भी राज्य क्षेत्र या जो भी संघ क्षेत्र को जो उल्लेख किया जाएगा उसके जो नागरिक हैं उनको ऑटोमेटिक यहाँ सिटीजनशिप अपने आप मिल जाएगी। ये थे 5 नियम। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल हमारे यहाँ ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको आर्टिकल 5 बताया। आर्टिकल 5 के अनुसार क्या कहता है कि संसद भारतीय नागरिकता को लागू करती है, अर्थात संसद में भारत की नागरिकता को लागू करने के अधिकार निहित हैं। संसद नागरिकता को लागू करती है। इसी प्रकार आर्टिकल 6 की मैं बात करूं, आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद जो पाकिस्तान के नागरिक थे और उनको किसी विशेष प्रकार से यदि वो दोबारा भारत की नागरिकता लेना चाहें या कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो, उसमें उन नागरिकों के आवर्जन के नियम यहाँ उल्लेखित हैं। पाकिस्तान के व्यक्तियों के लिए, पाकिस्तान के जो व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता के बारे में यहाँ विशेष तौर से उल्लेखित किया गया है। इसी प्रकार मैं आर्टिकल 9 की बात करूं तो आर्टिकल 9 में भारतीय नागरिकता खत्म करने के कारण
भारतीय नागरिकता को समाप्त करने अथवा छोड़ने या दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, अर्थात भारत की नागरिकता का अंत कैसे किया जाएगा और दूसरे देशों की नागरिकता लेने का मतलब क्या है, इस संविधान के इस अनुच्छेद में ये बातें स्पष्ट की गई हैं। पहली बात, जब कोई भी व्यक्ति है उसकी भारतीय नागरिकता किस प्रकार समाप्त की जा सकती है। नंबर 1, यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त समझी जाएगी। विधि सम्मत ये समझना, संविधान के आर्टिकल के 9 के अनुसार ये समझा जाएगा कि उस व्यक्ति की नागरिकता यहाँ समाप्त हो गई है। दूसरी बात, भारत का नागरिक है, मान लीजिए किसी युद्ध की स्थिति है, वहाँ वो व्यक्ति यदि प्रतिकूल कार्य करता है तो भारत की संसद उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति और किसी कार्य में लिप्त है और वो भारत का नागरिक है तो उस स्थिति में भी भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो उसको नागरिकता से वंचित कर सकती है। ये थे आर्टिकल 9। इसी प्रकार आर्टिकल 11 में जो नागरिकता के लिए विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अर्थात जो नियम कानून नागरिकता के लिए बनाए गए हैं उनमें भारतीय संसद किसी भी प्रकार से संशोधन कर सकती है अथवा नए कानूनों का निर्माण कर सकती है अथवा उन कानूनों में बदलाव कर सकती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी आपको मैं समझाऊंगा। हाल ही में एक इशू बहुत हॉट इशू रहा है नागरिकता के, क्योंकि नागरिकता पिछले 6 महीनों में बहुत विवादों में यह विषय रहा है। जब मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता 1955, पहली बार 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम को लागू किया गया। इस नियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे? इस नियम के अनुसार जब किसी भारतीय व्यक्ति को कोई भी नागरिकता प्रदान करनी है तो उसको कम से कम 6 माह भारत में रहना आवश्यक था उस व्यक्ति को नागरिकता देने के लिए। लेकिन समय समय पर संशोधन किए गए। 1986 में फिर संशोधन किया गया। इस संशोधन के हिसाब से भारतीय नागरिकता में 2 बदलाव किए गए। पहली बात, इस 6 माह की अवधि को बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया। इसी प्रकार देशीयकरण की जो अवधि थी उसको बढ़ा करके 11 साल कर दिया गया। इसी प्रकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, संशोधन करने वाला अधिनियम 1992 में इसमें फिर संशोधन किया गया। इस 1992 के संशोधन के हिसाब से क्या था कि इसमें जो पहले जो नागरिकता का प्रावधान था वो पिता के वंश के आधार पर था, लेकिन 1992 के तहत माता यदि भारतीय वंशज है माता पिता में से तो उसके आधार पर भी नागरिकता मिल सकती है। यह प्रावधान सन 1992 के अधिनियम के तहत किया गया। लेकिन आप जानते हैं हाल ही में एक नागरिकता संशोधन अधिनियम फिर पारित किया गया, CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिस बहुत विवादों में ये विषय रहा, उसको हम अब डिटेल से डिस्कस करेंगे। भारतीय नागरिकता
संशोधन एक्ट, इसको आप इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA, इनटू में NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। ये पूरा मामला क्या था? पहली बात, ये CAA को क्यों लाना पड़ा? इस CAA सिर्फ 2 पेज का ये बिल था। इस एक्ट में आपको मैं पहले एक बात और क्लियर कर दूं, पहले इसको कैब बोला गया था, कैब, और फिर इसको कानूनी शक्ल देने के बाद इसको CAA बोला गया। 2 चीज़, पहले था सिटीजन अमेंडमेंट बिल, यानी नागरिकता संशोधन विधेयक, और नागरिकता संशोधन कानून। इसको एक्ट को आप कानून भी लिख सकते हैं, यहाँ एक ही बात है। विधेयक और कानून में बहुत अंतर होता है, बात को समझने की कोशिश करिए कि विधेयक और कानून में बहुत मूलभूत अंतर है। जब भारत का मंत्रिमंडल कैबिनेट में पास करके उसका मसौदा तैयार करता है, उसको बिल बोलते हैं। जब उस मसौदे को भारत की संसद एक विधि द्वारा प्रक्रिया अपना करके पास करके भारत के राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद वो कानून लागू होता है, उसको एक्ट बोलते हैं, वो कानून होता है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में भी बहुत अंतर होता है। ये 2-3 बातें, छोटी छोटी बातें हैं, इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए किसी भी बिल और किसी भी एक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बिल मंत्रिमंडल द्वारा तैयार ड्राफ्ट होता है जो संसद के विचार के लिए रखा जाता है। यदि संसद उसको विधि द्वारा प्रक्रिया अपना करके पारित करती है तो उसको, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं तो उसको एक्ट माना जाता है, अर्थात वो कानूनी शक्ल लेके भारत के अंदर लागू होता है। इसको, ये अंतर इन दोनों चीज़ों के अंतर था। हम बात कर रहे थे नागरिकता संशोधन कानून CAA और NRC की। CAA क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA। 2 चीज़ें। पहली बात, उस दिन आपने यदि ध्यान दिया हो तो भारत के गृह मंत्री ने भी स्पष्टता से इस चीज़ को समझाया था। उन्होंने कहा था कि ये अब की बार, पहले मैंने आपको पहले वाले कानून में बताया कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए कोई भी विदेशी मूल का व्यक्ति है उसको 11 साल तक भारत में रहना होगा। 11 साल की अवधि, यह आवश्यक है, कंडीशन है, ये कंडीशन है। लेकिन बहुत से, जिसमें मैं बात करूं पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, तीनों जो गणराज्य हैं वो इस्लाम को मानते हैं। इसी प्रकार से जो इंडियन, जो भारतीय गणराज्य है वो एक सेक्युलर कंट्री है, जिसको सेक्युलर भारतीय संविधान में 1942 में संशोधन करके उस कानून को डाला गया था, उस शब्द को। उसमें जो वहाँ माइनॉरिटी थे, अर्थात हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, उनको भारतीय नागरिकता देने का कानून पारित किया गया है। और कानून भी क्यों पारित करना पड़ा? क्योंकि वहाँ वो लोग एक प्रकार से देखें तो माइनॉरिटी हैं, और माइनॉरिटी भी वो माइनॉरिटी जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी, जिनके ऊपर रिलीजन प्रोसिक्यूशन है, उसके कारण उनकी जो दयनीय स्थिति थी उस चीज़ को समझते हुए भारत सरकार ने उनको नागरिकता देने का फैसला किया। लेकिन इस कानून में ये चीज़ भी नहीं थी कि आप लगातार आते रहिए और इस कानून के तहत मिलेगी। इसके लिए एक लिमिट बनाई गई जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत के अंतर्गत जो इन 6 या 7 धर्मों को मैंने आपको बताया, जो लोग भारत के अंदर आ चुके हैं, अर्थात 31 दिसंबर 2014 से वो लगातार भारत के अंदर निवास कर रहे हैं, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस कानून के तहत सिटीजनशिप दी जाएगी। खैर, बात रही इसमें मुस्लिम को क्यों शामिल नहीं किया गया? क्योंकि वो पावर ऑफ मेजोरिटी हैं, वहाँ उनकी मेजोरिटी है, इसलिए उनको इस बिल में शामिल नहीं किया गया। क्योंकि किसी भी समुदाय की बहुलता है तो उस पर परसिक्यूशन होने, रिलीजियन परसिक्यूशन होने के चांसेस नन ऑफ दीज रहते, बिल्कुल बहुत कम मात्रा में रहते हैं।
इसी कारण से इनको लाने के लिए ये 11 साल की अवधि की कंडीशन इस कानून संशोधन के लिए हटाई गई। लेकिन इसमें यह भी नहीं है कि बाकी नागरिक इस संशोधन के बाद भारत के अंदर नागरिकता नहीं ले, क्योंकि वो उनके लिए अलग से कानून मौजूद हैं। वो उन कानूनों के तहत ले सकते हैं जिसमें आपको 11 साल भारत के अंदर रहना होगा और उसके बाद आप अप्लाई करिए, उसके बाद आपको भारतीय सरकार जो है आपको सिटीजनशिप की जो परमिशन देगी, उसके तहत आप इंडिया के स्थायी निवासी होंगे। इसलिए ये इन प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी थे, इनके लिए लाया गया था और जो कि 31 दिसंबर 2014 की एक समय सीमा तय की गई थी, जो इस तारीख तक जो भारत में आ चुके हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। इसमें यह नहीं है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 को इसके बाद भारत में आए हैं उनके लिए वहीं ये 11 साल वाला नियम लागू होगा। यहाँ उनके लिए विशेष इस कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके लिए वही कानून जो पहले भारत की संसद ने पारित कर रखे हैं वही कानून लागू होंगे। आगे बढ़ते हैं। यह था CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019। उसके बाद हम बात करते हैं NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। इस NRC का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। अब ये क्यों आवश्यक होता है? मान लीजिए भारत की जो भौगोलिक संरचनाएं हैं वो बड़ी विषम परिस्थितियों के अंदर हैं, क्योंकि कहीं हम हिमालय से घिरे हुए हैं, कहीं हम पहाड़ियों से हैं, कहीं हम रेगिस्तान से घिरे हुए हैं, कहीं हम समुद्र से घिरे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग जो फिजिकल कंडीशंस हैं, जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो डिफरेंट है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पश्चिम बंगाल का इलाका है और जो जिसके साथ में बांग्लादेश लगता है, उसमें बहुत से लोग बांग्लादेश के लोग भारत में आकर रहने लगे और उन्होंने अपने गुपचुप तरीके से भारत की नागरिकता प्रदान किस आधार पर की? उन्होंने अपने आधार कार्ड्स यहाँ इम्प्लीमेंट करवा लिए, अपने राशन कार्ड वगैरह बनवा लिए, जिसके कारण से वो भारत के नागरिक हुए। इस नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन का मतलब क्या है? 1985 में राजीव गांधी के और जो आसाम के बीच एक समझौता हुआ था, आसाम कोड बोलते हैं उसको। उसमें क्या था कि आसाम के लोगों ने इस बात का विद्रोह किया कि यहाँ आसाम में उनके मूल निवासी ही रहेंगे, यदि यहाँ माइग्रेशन होता है तो फिर उनकी संस्कृति को यहाँ खतरा था, ऐसी उन लोगों की मांग थी। उसके बाद भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सन 2014 में आदेश दिए और पहली बार NRC आसाम के अंदर करवाया गया, असम के अंदर ये करवाया गया। अब ये NRC है क्या? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। दो चीज़ होती हैं। NRC में सरकार आपको चैलेंज करेगी कि आप अपनी सिटीजनशिप सिद्ध करिए, अर्थात आपको एक समय सीमा दी जाएगी। जैसे कि आपको मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आपको 1971 की समय सीमा दी जाती है, तो आपको 1971 से पहले कोई एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, आप या आपके पूर्वज या आपसे कोई भी रिलेटेड लोग हैं वो भारत के उस समय भी नागरिक थे या उस समय रहते थे, आपका कोई ज़मीनी दस्तावेज हो या फिर आपका कोई आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई डिग्री वगैरह है उससे पहले की, या फिर कोई और है, इस प्रकार की जो कोई भी दस्तावेज आपको वहाँ प्रस्तुत करना होता है। इसलिए यदि आप उस चीज़ को सिद्ध कर देते हैं कि आप 1971 के लिए, फॉर एग्जांपल के तौर पर है ये 1971, यदि इसके तहत इससे पहले कि आप नागरिक हैं तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा, अर्थात नहीं तो आपको भारत का गैर नागरिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद ट्रिब्यूनल वगैरह की प्रोसीजर होता है, उसमें आगे आपको वहाँ कानूनी कार्रवाई के लिए आपको मौका मिलता है। ये थी नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और NRC। मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 5 भारत की संसद भारत की नागरिकता को लागू करने का अधिकार रखती है और भारतीय संविधान की जो संघ सूची है उसके परिशिष्ट 14 के अंतर्गत नागरिकता सब्जेक्ट है ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपको, आपने देखा होगा जब ये नागरिकता संशोधन विधेयक CAA पारित किया गया, इसको 8 दिसंबर के आसपास इसको लोकसभा में रखा गया और उसके बाद शायद 10 दिसंबर
2019 को राज्यसभा के समक्ष रखा गया और 12 दिसंबर को 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने इनको मंजूरी प्रदान कर दी और उस दिन ये एक्ट लागू कर दिया गया। आपने देखा होगा कि भारतीय संघ की कई विधानसभाएं सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने इस कानून को लागू करने से मना कर दिया, लेकिन कानूनी रूप से जो संवैधानिक रूप से स्थिति देखें तो ये स्थिति केंद्र सरकार के पक्ष में है। कैसे? नागरिकता केंद्रीय सूची का विषय है, संघ सूची का सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून, जो केंद्रीय सूची के तहत जो कानून है, उसको राज्य सरकार को लागू करना राज्य सरकार का दायित्व है। यदि कोई भी राज्य सरकार केंद्र द्वारा भेजे गए किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का पालन करने में सक्षम नहीं है तो भारत की संविधान की विधि के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य का विधायी तंत्र अथवा वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, जो संवैधानिक तंत्र के चलने के अनुरूप नहीं है। अर्थात इस कारण से यदि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो मना नहीं कर सकते। भले ही उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया हो, इसको लागू करना सब राज्य सरकारों की मजबूरियां हैं, क्योंकि जब नागरिकता देने की बात आती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये पावर्स होती हैं। यदि राज्य सरकार चाहेंगी तो ये उठा के किसी दूसरे डिपार्टमेंट को दे देंगी। इसलिए नागरिकता के जो ये संघ सूची का विषय है और इन पर सब जगह अब ये लागू हो गया है। 4-5 विधानसभाओं ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के यदि कोई भी गवर्नमेंट लागू नहीं कर सकती है तो उसमें उनको खारिज भी गवर्नमेंट उनको बर्खास्त करके और इस कानून को लागू कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक सीए की बात है, इसमें नागरिकता जाने का प्रश्न चिन्ह ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो 6 से 7 जो हमारे जो कम्युनिटी हैं उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है, इसके अंतर्गत नहीं। रही बात एनआरसी की तो वो अभी ड्राफ्टिंग में ही नहीं आया है, उसमें अभी कोई संभावना भी नहीं है अभी लागू होने की। अब बात करेंगे, मैंने आर्टिकल आपको 11 भी बता दिया। भारत की संसद को नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार, नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार, नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार, अर्थात भारत सरकार इस अधिनियम के तहत जो नागरिकता संशोधन के नियम कानून हैं उनमें कभी भी संशोधित कर सकती है। जैसे मैंने उदाहरणार्थ आपको बताया 1955, 1986, 1992 और 2019 में जो सीए के तहत जो ये नागरिकता कानून जो संशोधित किया गया है, ये थी भारतीय नागरिकता, जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर एकल नागरिकता है। किसी भी भारत की नागरिकता लेने के बाद आपको किसी भी स्टेट में जाने के लिए सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नागरिकता जो विषय है उस पर केवल केंद्र कानून बनाता है और केंद्र सरकार ही उसको लागू करती है। ये था आज का हमारा नागरिकता का टॉपिक भाग 2, जो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें ताकि हमें भी पता चलता रहे, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। थैंक यू। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।